इस वीडियो में हम मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट यूनिट का चैप्टर प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज पढ़ेंगे। सीबीएसई की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीजें एनिमेशंस के साथ कवर करेंगे और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। कोई भी ऐसी घटना जो बिना प्लानिंग या कंट्रोल के अचानक हो जाए और जिसमें लोगों को चोट लगने या सामान को नुकसान होने का रिस्क हो तो उसे एक्सीडेंट कहा जाता है। जैसे कोई इंसान गिर जाए और उसे चोट लग जाए या फिर कोई ग्लास का सामान टक्कर लगने से टूट जाए तो इसे हम एक्सीडेंट कहेंगे। वहीं इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी एक सीरियस या क्राइसिस सिचुएशन होती है जिसमें तुरंत ध्यान देना और एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर कोई कस्टमर को अचानक से हार्ट अटैक आ जाए या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अचानक आग लग जाए तो तुरंत स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ ऐसे बेसिक गाइडलाइंस जान लेते हैं जो एक्सीडेंट या इमरजेंसी को पहचानने और रिपोर्ट करने में मदद करती हैं। सबसे पहले हमें एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज को सही से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके बारे में सबसे अच्छी गाइडेंस हमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और गाइडलाइन से मिलेगी। हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कोई घटना एक्सीडेंट है या इमरजेंसी और उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। उसके बाद जल्दी और सही तरीके से मदद ले। हमें किसी भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए और जो भी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी मदद या सपोर्ट पॉलिसीज में लिखी गई है वही हम प्रोवाइड करें। उसके बाहर जाके खुद से हमें चीजें ट्राई आउट नहीं करनी है। सिर्फ वही लोग जो प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं और सर्टिफाइड हैं वही लोग जरूरत पड़ने पर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज से हटकर कोई डिसीजन ले सकते हैं और मदद आने तक और इंजरी ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो हमें बिना सोचे समझे बस अपनी इंस्टिंक्ट पे एक्ट नहीं करना है, बल्कि जो भी प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में दिए हुए हैं उनको फॉलो करना है। और साथ ही हमें एकदम काम रहना है, शांत रहना है और जो स्टेप्स दिए गए हैं उनके मुताबिक ही काम करना है ताकि सिचुएशन और ना बिगड़े। अगर कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी हो जाए तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के अंदर ही मदद देनी चाहिए। किसी भी इंजर्ड पर्सन को मेडिकल हेल्प सिर्फ तभी देनी चाहिए जब हम उसके लिए सर्टिफाइड हो, वरना हमें प्रोफेशनल्स के आने तक का वेट करना चाहिए। हमें सीनियर स्टाफ के इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए ट्रेंड होते हैं। एक्सीडेंट या इमरजेंसी के वक्त उनके सुपरविजन में हमें काम करना चाहिए और उनके दिए गए डायरेक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कॉमन एक्सीडेंट्स में से पहला है ट्रिप्स एंड फॉल्स। अगर कहीं पर केयरलेसली चीजें इधर उधर पड़ी होंगी तो कस्टमर्स या एम्प्लॉयज उस पर गिर सकते हैं, जैसे लूज वायर्स, रस्ते में पड़ा सामान या फिर ऊंचा थ्रेशोल्ड जिसमें किसी का पैर अटक सकता है और वो गिर सकता है। ऐसे एक्सीडेंट्स में हल्की सी चोट भी लग सकती है या फिर सीरियस फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लिप्स एंड फॉल्स। स्लिप होने का सबसे बड़ा रीजन गीला फ्लोर, गिरी हुई लिक्विड की चीजें या कोई स्लिपरी सामान होता है। ज्यादातर स्लिप्स एंड फॉल वाले एक्सीडेंट लापरवाही की वजह से ही होते हैं। कभी कभी ये ब्रोकन या अनइवन सरफेस की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कोई टूटी या ढीली हुई फ्लोर टाइल। तो लोगों को स्लिप्स एंड ट्रिप्स से बचाने के लिए प्रॉपर वार्निंग देना जरूरी है, जैसे वेट फ्लोर का साइन लगाने से लोगों को पता चलेगा कि फ्लोर गीला है और वो संभल कर चलेंगे। इसी तरह वॉच योर स्टेप का साइन हम ऐसे स्टेयरकेस पे लगा सकते हैं जिसमें शार्प बेंड हो या कोई ऐसी जगह जहां पर फ्लोर टाइल लूज हो ताकि लोग ध्यान से चलें और एक्सीडेंट्स ना हो। नेक्स्ट है इंजरीज कॉज्ड ड्यू टू एस्केलेटर्स एंड एलिवेटर्स और लिफ्ट्स। ये उतने कॉमन नहीं है बट ज्यादातर बच्चों, लेडीज और एल्डरली लोगों को होती है। एस्केलेटर्स पर इम्बैलेंस होने से और गिरने से चोट लग सकती है और एलिवेटर्स में भी लोग कभी कभी गिर सकते हैं, स्पेशली जब लिफ्ट एकदम से रुक जाए या झटका लगे। और कभी कभी लोग लिफ्ट के थ्रेशोल्ड यानी दरवाजे के पास वाली जो जगह होती है वहां पर अटक कर भी गिर सकते हैं। एक और बड़ा रिस्क ये हो सकता है कि लोग एलिवेटर में अटक जाए जो उनके लिए पैनिक और स्ट्रेस का रीजन बन सकता है। इसलिए एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स का रेगुलर चेकिंग और मेंटेनेंस होना चाहिए ताकि वो सेफली काम करे। अगर हमें कभी भी एस्केलेटर या एलिवेटर में कोई दिक्कत लगे, जैसे कोई माल फंक्शन या टेक्निकल प्रॉब्लम, तो तुरंत रिस्पॉन्सिबल लोगों को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे हैं इनके चेकिंग और मेंटेनेंस में तो इसे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक एस्केलेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट्स ड्यू टू फॉलिंग ऑफ गुड्स। शेल्फ्स या वॉल हैंगिंग से सामान गिरने से लोगों को चोट लग सकती है। ये ज्यादातर तब होता है जब सामान ठीक से ना रखा हो या फिर गलत तरीके से पाइल्ड अप हो। इसलिए हमें हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि सामान सही तरीके से और सिक्योरली रखा गया हो ताकि उसका किसी पर गिरने का रिस्क ना हो। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट्स ड्यू टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे ट्रॉलीज भी लोगों को चोट पहुंचा सकती है। इसके अलावा अगर प्रॉप्स या लाइटनिंग फिक्सचर्स ठीक से ना रखे गए हों तो ये भी एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। जैसे अगर किसी प्रॉप में से कील निकली हुई हो तो वो किसी को कट लगा सकती है। अगर कोई लाइटनिंग फिक्सचर ढंग से प्लग्ड इन नहीं है तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि सब कुछ सही तरीके से सेटअप किया गया हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट को सही तरीके से हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें ट्राई करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोटेंशियल हैजार्ड्स हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करें ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। और इन केस अगर कोई कलीग हमारा इंजर्ड हो
हो जाता है तो हम ये कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। फर्स्ट इज अटेंड टू द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली। चोट कितनी सीरियस है इसके हिसाब से इंश्योर करें कि इंजर्ड पर्सन को जल्द से जल्द फर्स्ट एड या मेडिकल हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर। जो एक्सीडेंट हुआ उसका पॉसिबल रीजन और इंजरी का डिस्क्रिप्शन क्लियरली शेयर करो अपने सुपरवाइजर के साथ। देन असिस्ट योर सुपरवाइजर। जो एक्सीडेंट हुआ उसका असली रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करें और अपने सुपरवाइजर की मदद करें ताकि आगे ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो और सही प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सके। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर्स के बारे में। फर्स्ट इज फर्स्ट एड। एम्प्लॉयज के लिए फर्स्ट एड जल्दी से एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसमें सारी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे कट्स, बर्न्स, हेडेक्स और मसल क्रैम्प्स को हैंडल करने के लिए काम आए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करें तो एम्प्लॉयज को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, जैसे कि पानी या खाने की चीजें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखना। और इलेक्ट्रिकल स्टाफ और इंजीनियर्स को रेगुलर इंस्पेक्शंस करनी चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि कोई वायरिंग डैमेज या ब्रोकन ना हो। इमरजेंसी के वक्त मदद के लिए जरूरी नंबर्स की एक लिस्ट रेडी रखनी चाहिए, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिक्योरिटी, एम्बुलेंस एक्सेट्रा। साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर अलार्म सिस्टम जैसे इमरजेंसी इक्विपमेंट टाइम टू टाइम चेक करने चाहिए कि ये सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और इमरजेंसी एग्जिट्स हमेशा क्लियर होनी चाहिए, वहां कोई भी सामान या ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। एग्जिट कीज इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत यूज किया जा सके। नेक्स्ट इज इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब है किसी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे फायर, अर्थक्वेक, गैस लीक या बॉम्ब थ्रेट के दौरान लोगों को सेफली और जल्दी से एक बिल्डिंग या जगह से बाहर निकालना। अगर कभी इवैक्यूएशन की जरूरत पड़े तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़कर नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़े। अगर आसपास कस्टमर्स हैं तो उन्हें इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचाने में गाइड करें। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन या ऐसा कोई है जो जल्दी मूव नहीं कर सकता तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। तुम अपनी छोटी मोटी चीजें अपने साथ लेकर जा सकते हो, बट किसी भी वजह से वापस आने की गलती मत करना जब तक एरिया सेफ ना डिक्लेयर हो जाए। इमरजेंसी में लिफ्ट या एस्केलेटर्स का यूज करना डेंजरस हो सकता है, स्पेशली अगर पावर फेलियर हो गया तो तुम सब उसमें फंस सकते हो, इसलिए स्टेयर्स का यूज करें। और फिर सभी लोग इमरजेंसी असेंबली एरिया में इकट्ठे हो जाएं और चेक करें कि कहीं कोई तुम्हारे कलीग्स मिसिंग तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसके बारे में बताएं। नेक्स्ट इज फायर हैजार्ड्स इन वर्कप्लेस। वर्कप्लेस में फायर सेफ्टी की शुरुआत होती है फायर हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने से। ज्यादातर जगहों पर फायर हैजार्ड्स 3 कैटेगरी के होते हैं: इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, कंबस्टिबल मटेरियल और फ्लेमेबल मटेरियल्स। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड जैसे कि डैमेज्ड एक्सटेंशन कॉर्ड, ब्लॉक्ड इलेक्ट्रिकल पैनल्स, हीटर्स और ओवरलोडेड सर्किट्स, ये सभी फायर का एक रीजन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और आर्क फ्लैश भी आग लगने का कॉमन रीजन होता है, इसलिए पावर कॉर्ड्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और कंबस्टिबल डस्ट भी फायर हैजार्ड हो सकता है, इसलिए सफाई और प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर ये हैजार्ड्स पहले से आइडेंटिफाई और कंट्रोल किए जाएं तो वर्क प्लेस में फायर एक्सीडेंट का रिस्क काफी कम हो सकता है। नेक्स्ट, फायर प्रिवेंशन की बात करें तो सभी इंप्लॉयज को ये पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं और उन्हें कैसे यूज करना होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स और फर्स्ट एड स्टेशंस को क्लियरली हमें साइन मार्क से लेबल करना चाहिए। और कभी भी जो एग्जिट्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स या इलेक्ट्रिकल स्विचेस और पैनल्स वगैरह हैं, इन्हें ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास हमें फ्लेमेबल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका भी रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। और अगर तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फायर प्रिवेंशन इक्विपमेंट या मटेरियल हैंडलिंग टूल्स में कोई डिफेक्ट मिले तो उसे तुरंत अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें। और ये भी मेक श्योर करें कि एग्जिट डोरवे के अराउंड कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल ना रखा हो। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि अलग अलग टाइप के मटेरियल्स फायर हैजार्ड के तौर पर कितने रिस्की होते हैं और उन्हें कैसे क्लासीफाई किया जाता है। क्लास ए मटेरियल में वो मटेरियल्स आते हैं जो खुद से इग्नाइट नहीं होते लेकिन हीट सोर्स से कांटेक्ट में आने के बाद जलना कंटिन्यू करते हैं, जैसे लकड़ी, कपड़ा और कागज। क्लास बी मटेरियल ये लिक्विड, ग्रीस या गैस वाले मटेरियल्स होते हैं जो इग्निशन सोर्स के कांटेक्ट में आते ही जलने लगते हैं। क्लास सी मटेरियल में इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स और इक्विपमेंट आते हैं जो जल्दी से फायर कॉज कर सकते हैं, इनसे आर्क फ्लैश होने का भी सीरियस रिस्क होता है। क्लास डी मटेरियल में वो वॉलेटाइल मटेरियल्स आते हैं जो बहुत जल्दी इग्नाइट हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। इग्निशन सोर्सेज के एग्जांपल देखें तो वो हो सकते हैं जैसे गैस ओवन्स, स्मोकिंग एरिया में लाइटर्स और वेल्डिंग टॉर्चेस। दूसरा, मेटल या वुड कटिंग मशीन से निकलने वाली चिंगारियां। तीसरा, हीट सोर्सेज जैसे कंबशन इंजन्स, स्पेस हीटर्स, ओवन्स और मशीन्स जो ऑपरेशन के दौरान हीट प्रोड्यूस करती हैं, वो इसके अंदर आती है। और नेक्स्ट है केमिकल इग्निशन। कुछ केमिकल्स नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पर भी कंबस्ट हो सकते हैं, तो वो भी इग्निशन सोर्सेज के एग्जांपल के अंदर आएंगे। तो इन अलग अलग क्लास के मटेरियल्स के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होगा वो हमें इस टेबल में बताया गया है, तो इसे तुम एक बार देख लो। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, बट इसे यूज कैसे करना होता है वो देखते हैं। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर के हैंडल में जो सेफ्टी पिन होती है उसको आइडेंटिफाई करें। देन सील तोड़कर सेफ्टी पिन को हैंडल से बाहर खींच ले। देन लीवर को जोर से दबाकर फायर एक्सटिंग्विशर को एक्टिवेट करें और फिर नोजल को आग की जगह पर फोकस करते हुए साइड टू साइड स्वीप करें।
नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिकल इमरजेंसीज। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से काफी सारी इंजरीज हो सकती है और अगर सही रेस्क्यू टेक्निक्स और ट्रीटमेंट का यूज किया जाए तो इन इंजरीज को मिनिमाइज किया जा सकता है और काफी लोगों की लाइफ सेव की जा सकती है। ये एक्सीडेंट्स किसी भी जगह और किसी भी समय हो सकते हैं और अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो मसल क्रैम्पिंग की वजह से वो मूव नहीं कर पाता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को छोड़ नहीं पाता है। इसलिए इमरजेंसी रिस्पांस जल्दी और सही तरीके से होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक्स की बात करें तो फर्स्ट इज अबाउट अप्रोचिंग द एक्सीडेंट। हमें बिना सोचे समझे एक्सीडेंट साइट पर नहीं जाना है और जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी हेल्पलाइन 108 पर कॉल करना है। देन एक्सीडेंट वाले जगह पर संभल कर और ध्यान से जाना है ताकि हम खुद को भी सेफ रखें और मदद भी कर सकें। नेक्स्ट इज एग्जामिनिंग द सीन। सबसे पहले विजुअली चेक करो कि विक्टिम किसी इलेक्ट्रीफाइड सरफेस या कंडक्टर के कांटेक्ट में तो नहीं है और ये भी ध्यान देना कि जो मेटल सरफेसेस या विक्टिम के आसपास की चीजें हैं वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो सकती है। इसलिए जब तक करंट पास हो रहा हो तो ना तो विक्टिम को डायरेक्टली टच करना है और ना ही उसके आसपास के कंडक्टिव सरफेस को, और अगर पॉसिबल हो तो तुरंत ही केयरफुली इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्विच ऑफ कर दो। नेक्स्ट इज हैजार्ड्स एंड सॉल्यूशंस। हमें हमेशा अलर्ट रहना है, स्पेशली गर्म सरफेसेस और आग जैसे हैजार्ड्स के लिए। अगर पावर सोर्सेज बंद नहीं कर पा रहे हो तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। इंश्योर करो कि हाथ और पैर बिल्कुल ड्राई हो और प्रोटेक्टिव गियर्स पहनो जैसे कि ग्लव्स और इंसुलेटेड शूज, एंड हमेशा क्लीन और ड्राई सरफेस पर खड़े रहो। देन विक्टिम को कंडक्टर से हटाने के लिए किसी नॉन कंडक्टिव मटेरियल का यूज करो और अगर हाई वोल्टेज प्रेजेंट है तो इस केस में स्पेशल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। इसमें प्रोटेक्टिव गियर्स जैसे इंसुलेटेड ग्लव्स और शूज पहनना भी मैंडेटरी होता है। देन इस केस में फर्स्ट एड की बात करें तो हमें विक्टिम को सीपीआर देने की जरूरत पड़ सकती है। देन जब विक्टिम ब्रीथ करने लगे और उसका हार्ट भी बीट करने लगे तो उसको फर्स्ट एड दो उसकी इंजरीज के लिए, और जितनी जल्दी हो सके विक्टिम को मेडिकल केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करो। जो भी डॉक्टर विक्टिम का इलाज करेगा उसको पूरी डिटेल दो ताकि वो सही से डायग्नोसिस कर सके और सही ट्रीटमेंट दे सके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। बाकी नोट्स रीड कर लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में नोट्स की पीडीएफ का लिंक होगा या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब कुछ अपलोडेड रहता है। तो इतना ही रखते इस वाली वीडियो के लिए। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।